विनीता की शादी 3 साल पहले शहर के रईस परिवार में हुई थी, जहां सिर्फ पैसों की ही बात करते थे। विनीता अपने ससुराल में खुश थी। शादी के 3 साल बाद विनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म पर सब खुशियां मना ही रहे थे कि बड़ी बुआ जी की बात सुनकर विनीता के चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया। पता नहीं पापा मम्मी इन लोगों की डिमांड अब कैसे पूरे करेंगे। पता होता कि बच्चे होने के बाद इतनी बड़ी डिमांड रखी जाती है बहू के घर वालों के सामने, तो मैं कभी बच्चा पैदा ही नहीं करती। बच्चा इनके परिवार का वारिस और भरपाई मेरे मायके वालों से क्यों वसूला जा रहा है। पता नहीं अब मेरे मम्मी पापा कैसे इनकी इतनी बड़ी डिमांड पूरी करेंगे। ये सोच सोचकर विनीता का बुरा हाल था। वैसे विनीता की शादी सबकी राजी खुशी से हुई थी। उसकी सुंदरता, उसके गुण को देखकर खन्ना परिवार ने अपने बेटे कार्तिक के लिए विनीता को चुना था। वैसे तो शादी के बाद विनीता को कोई तकलीफ नहीं थी उस घर में, पर हाँ, कई बार चाची सास या बुआ सास से कुछ ना कुछ जरूर सुन ही लेती थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब विनीता पहली बार मां बनी। बेटे के जन्म के साथ ही विनीता को बधाइयों का तांता लग गया। सब घर में बेहद खुश थे। विनीता भी सबकी खुशी देखकर काफी खुश थी कि तभी सबसे बड़ी बुआ जी कानपुर से आई पोते को देखने, और आते ही विनीता को बधाइयाँ देने लगी। बधाई हो विनीता बहू, इतने प्यारे पोते को देने के लिए। भगवान मेरे पोते की लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य आरोग्य दे। ऐसा कहकर अपने छोटे लड्डू गोपाल की बधाइयाँ लेने लगती है। फिर कुछ पल ठहर कर कहती है, विनीता बहू तुझे पता है ना छुचक के बारे में, तो कह देना बहू अपने मम्मी पापा को फोन करके कि कमर कस ले। इस बार इस खुशी के मौके पर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। भर भर के नेक देने पड़ेंगे। आखिर ये छोटी भाभी के घर का पहला चिराग जो है, और वैसे भी हमारे परिवार में पहला बच्चा होने पर सारी नंदों के लिए साड़ी कपड़ों के साथ साथ हीरे की नहीं तो सोने की अंगूठी दी जाती है। ये हमारे परिवार की परंपरा है, इसीलिए पहले से ही अपने मम्मी पापा को इत्तला कर देना बहू, ताकि वे पूरी तैयारी के साथ आए। जैसा बड़ी भाभी की बड़ी बहू के घर से सब नंदों के लिए सोने के कंगन आए थे, ठीक ऐसा ही होना चाहिए विनीता बहू। इसीलिए पहले से ही अपने मम्मी पापा को बता दो ताकि वे समय से अपनी खरीदारी कर ले। बुआ जी विनीता को बड़े घमंड के साथ कह रही थी, जिसे सुनकर विनीता के चेहरे का रंग ही उतर गया। मैं आपको छुचक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि छुचक किसे कहते हैं। विधिवत विहाता पुत्री के पहले पुत्र होने पर उस बच्चे के लिए ननिहाल पक्ष से और से कपड़े आभूषण आदि भेंट किए जाते हैं। इस अवसर पर बेटी दामाद नवासी तथा ससुराल के अन्य मान्य लोगों के लिए भी वस्त्र और भेंट के रूप में धन आदि दिया जाता है। समाज में इस परंपरा को छुचक या पीलिया कहते हैं। यह परंपरा बच्चे के नामकरण वाले दिन पूरी की जाती है। अधिकांश घरों में संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, माता के मायके वालों से छुचक अवश्य देते हैं। पुत्री के बेटे या बेटी के विवाह के समय भी ननिहाल पक्ष की ओर से ऐसे ही रस्म निभाई जाती है। इसे भात देना कहते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इतनी बड़ी डिमांड सुनकर तो विनीता सोच में डूब गई, क्योंकि घर में एक ननंद नहीं थी बल्कि 5-5 ननदें थी। अब एक होती तो वो अपने मम्मी पापा को कह भी देती, पर यहाँ तो 5-5 ननदें थी। 2 अपनी, 2 बड़ी चाची की और 1 मंझली चाची जी की। 5 ननदों को सोने का नेक देने में ही उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। फिर भाई की फीस, छोटी के स्कूल की फीस, उनके लोन के EMI, ये सब कैसे पूरे होंगे। पापा ही तो है अकेले कमाने वाले, और खर्चे हजारों है। वो किसी तरह मेरी शादी का पूरा इंतजाम किए थे।
पर अब कैसे कर पाएंगे सबकी डिमांड पूरी। काश मुझे पहले से कुछ पता होता इसके बारे में कि बच्चा होने के बाद मायके वालों को ऐसे नोचा जाएगा, तो मैं बच्चा ही नहीं पैदा करती। ऐसा सोचकर विनीता मन ही मन बिलख पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने कुछ गहने बेच दे और उससे परिवार वालों की सारी डिमांड पूरी कर दे, क्योंकि वो अब और अपने मम्मी पापा पर बोझ नहीं डाल सकती। आखिर उसके अलावा भी उनके ऊपर हजारों जिम्मेदारियां थी जिन्हें उन्हें ही अकेले पूरा करना था। बस यही सोचकर विनीता रात को अपनी सासू माँ के कमरे में गई और उनके सामने अपने गहने की पोटली खोलते हुए बोली, मम्मी जी, ये लीजिए गहने जो मेरे मम्मी पापा और आप लोगों ने मुझे शादी के समय चढ़ाया था। इसे बेचकर आप इस परिवार के सभी लोगों की डिमांड पूरी कर दीजिए। जो आपकी इच्छा है सबको देने की, प्लीज इसे ही बेचकर दे दीजिए। मम्मी जी, पर मेरे मम्मी पापा से छुचक के नाम पर गहने मांगने के लिए मत कहिए, वो नहीं दे पाएंगे। मम्मी जी, क्योंकि मेरे अलावा भी उनके कई दायित्व हैं जो उन्हें ही निभाने हैं और मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब अपने मम्मी पापा को ये सब कह सकूं। इसीलिए मुझे माफ़ कीजिए मम्मी जी। ऐसा कहते कहते विनीता फपक फपक कर रोने लगती है। विनीता को ऐसे रोते देखकर साधना जी उसे सीने से लगा लेती है। फिर आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, आखिर तूने मुझे पराया कर ही दिया ना बहू। अरे मेरे शरीर में भी एक दिल धड़कता है जो सास के साथ साथ एक माँ का दिल भी है। मुझे सब पता है बहू, इसीलिए खबरदार, जो हमारे प्यार की सौगात ये गहने जेवर देने की बात कही और अपने बच्चे का ख्याल रख, तो देख तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिखाई देने मैं यहाँ बैठी हूँ ना, हमें बस इसीलिए ये फिजूल की चिंता करने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि उन्हें क्या देना है आराम कर और क्या नहीं देना है। ठीक है मेरी लाडो रानी, अब जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। विनीता का गाल प्यार से छूते हुए साधना जी कहती है। साधना जी की बात सुनकर विनीता चली तो जाती है अपने कमरे में, पर अभी भी ध्यान उसी बात पर था कि सासू माँ उसके मम्मी पापा को क्या क्या लाने को कहेगी, क्योंकि नेग का नियम तो करना ही पड़ेगा मम्मी पापा को। ये बात सासू माँ ने भी कहा था, और वैसे भी इतने बड़े परिवार में मेरा ब्याह हुआ था कि कुछ ना कुछ निभाना ही पड़ेगा मम्मी पापा को, नहीं तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी। खैर विनीता के सोचने से कुछ होने वाला नहीं था, इसीलिए उसने समय पर छोड़ दिया। 21 दिन बाद कुआ पूजन के दिन भाई चुचक का सामान लेकर आया। पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूरा घर भरा था। विनीता का भाई अजीत नवजात शिशु को देखकर निहाल हो रहा था, लेकिन विनीता को यही चिंता सता रही थी कि अब पूरा खानदान इकट्ठा होगा और यही पूछेगा कि छुचक में क्या क्या आया उसके मायके से। ये सब सोचकर विनीता का सिर अपने आप शर्म से झुका जा रहा था और मन ही मन अपने आप को मजबूत कर रही थी आने वाले तानों के लिए, क्योंकि इसके अलावा अब उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। खैर थोड़ी देर बाद सासू माँ विनीता को पूजा रूम में ले गई और उसे पीले रंग की बनारसी साड़ी पहनने के लिए देते हुए बोली, देख विनीता, तेरी मम्मी ने तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी भेजी है जो तुझ पर खूब जचेगा, और साथ में वे साड़ियाँ भी देख, ये तेरी सभी नंदों के लिए भेजी है। फिर उन्होंने दिखाने के लिए सामान रखना शुरू किया तो विनीता की आंख ही चौंधिया गई। सारे खानदान के कपड़े, चांदी के बर्तन, खिलौने, सभी घर की बेटियों के लिए सोने की अंगूठियाँ और विनीता के लिए हीरे जड़ा प्यारा सा गले का हार। इतना सब देखकर तो विनीता को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके मम्मी पापा इतना कुछ कैसे खरीद लिए।
पर वो ये सब देखकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि आज उसके मम्मी पापा के भेजे नेक चार उसका कद सभी परिवार वालों के सामने काफ़ी ऊंचा हो गया था। क्योंकि ससुराल में सम्मान तभी मिलता है जब आपका मायका भरा पूरा होता है। ऐसा भी देखने को मिलता है, अगर आपकी शादी आपके मायके वालों की औकात से ज़्यादा है तब आपको मायके के अनुसार ही वो पद प्रतिष्ठा मिलता है ससुराल में। यहाँ विनीता की भी यही स्थिति थी, क्योंकि उसका मायका उसके ससुराल से हर चीज में कम था। विनीता खुश तो थी ही, पर साधना जी विनीता से ज़्यादा खुश थी। तभी तो खुशी से चहकते हुए सबको विनीता के मायके से आए छुचक के समान दिखा रही थी। पूरा परिवार भी काफ़ी खुश था, क्योंकि सबको सबकी पसंद के कपड़े गहने मिले थे। बस ऐसे ही हंसी खुशी ये उत्सव खत्म हो गया। और जब रात को विनीता का भाई उसके पास आया तो उसने अपने भाई से पूछा, भैया मम्मी पापा ने ये सब कैसे किया? क्या उन्होंने किसी से फिर से उधार लिया? क्या बताओ ना भैया, सच सच बताना। विनीता की जिद करने पर जब अजीत ने इसके पीछे का सच बताया तो उसकी आंखों से सहस्त्र आंसुओं की धारा बहने लगी। अजीत ने कहा, विनीता मैं तो सिर्फ एक सूटकेस लेकर आया था। जो कुछ भी सामान मम्मी पापा ने दिया था वो बस उसी में था, और शायद अभी भी उसी में रखा है। वो मैंने तेरी सासू माँ को दिया था, पर ना उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लाया है और ना मैंने उन्हें बताया। अभी दोनों भाई बहन में बातचीत चल ही रही थी कि तभी कमरे में साधना जी आ जाती है और विनीता के गालों को प्यार से छूते हुए कहती है, बेटा कुटुंब परिवार सगे संबंधियों से लिया है तो देना ही पड़ता है, और इसके लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया नेक दिया था। इसीलिए मुझे भी उन लोगों के सामने ये सब सजाकर दिखाना पड़ा, ताकि मेरी बहू की इज्जत धूमिल ना हो इन लोगों के सामने। और वैसे भी हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसीलिए कोई देगा भी तो कितना देगा। बस यही सोचकर मैं अपने हिसाब से खरीद लाई। एक और बात बेटा, ये घर परिवार जितना मेरा है उससे कहीं अधिक अब तुम्हारा है। तो इस घर की आने वाली पीढ़ी की आधार है, इसीलिए तुझे जहाँ भी जो भी लेना देना करना हो तो बेझिझक अपनी इस मम्मी जी को इशारा भर कर देना। तेरी ये मम्मी जी हमेशा तेरे साथ खड़ी मिलेगी मेरी लाडो। तेरा सम्मान भी तो हमारा ही सम्मान है। अच्छा अब ये सब छोड़ और ये ले, तेरे मायके से आया ये सूटकेस। और हाँ, अजीत के लिए भी रेमंड के सूट लाई हूँ, तो जाते वक्त अपने भैया को देकर विदाई करना। इतना सब अपनी सासू माँ को करते और सुनते देखकर विनीता का मन गदगद हो गया। वो फूली नहीं समा रही थी। ऐसा ससुराल और माँ से बढ़कर सासू माँ को पाकर वो धन्य हो गई। इसीलिए झुककर अपनी सासू माँ को प्रणाम करती है और कहती है, मम्मी जी मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आप जैसी सासू माँ मुझे मिली। मैं धन्य हो गई आपको पाकर। विनीता के ऐसा कहने पर साधना जी अपनी बहू को सीने से लगा लेती है। फिर साधना जी वहाँ से जाने लगती है कि तभी विनीता कहती है, मम्मी जी एक मिनट, कहकर विनीता दादी सास के द्वारा दिए गए खानदानी स्वर्ण जड़ित हार साधना जी के गले में डाल देती है और कहती है, मम्मी ये खानदानी हार बच्चे की दादी माँ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरे लिए तो ऐसे खानदान की बहू बनना ही सबसे बड़ी खुशी और गर्व की बात है। ऐसा कहते हुए दोनों सास बहू के आंखों से प्यार और खुशी के आंसू छल छला जाते हैं। विनीता कहने लगी, आप मेरी सासू माँ नहीं मेरी माँ हो। मैंने सुना था कि कभी सासू माँ
माँ नहीं बन सकती, पर आज मैंने देख लिया सास माँ बन सकती है। सासू माँ मेरी माँ है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।